दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है आज का टॉपिक लेकर। और आज के टॉपिक का नाम है वर्ब, है ना, क्रिया, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलेंगे, है ना, जिसको हम किसमें बोलेंगे बच्चों? हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे? वर्ब। वर्ब का सही उच्चारण, है ना, ये रहता है। तो आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि कई जो वर्ड्स बोलते हैं उनके अंदर कुछ लेटर्स क्या रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। तो यहाँ आज से पहले आपको दिख रहा होगा वॉल साउंड है, ई है। तो जहां पर आज से पहले वॉल साउंड हो किसी भी वर्ड के अंदर, जो आ रहा है वो साइलेंट रहता है। फादर, मदर, वर्ब, है ना, इस तरह से। इसके ऊपर एक दिन कोई पूरा चैप्टर लेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ब। लेकिन वर्ब स्टार्ट करने से पहले बच्चों में एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय जो है बहुत ही विकट है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। हम लोग घर पर बैठे हुए हैं सभी के सभी, है ना, हमारे माता पिता घर पर हैं। तो क्या करें? करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है कि घर बैठे भी कुछ नहीं सूझ रहा, बाहर होते शायद कुछ न कुछ कर भी लेते हैं। अब आगे बढ़े उससे पहले आपको जरूर कहूंगा कि हमने जो अब तक जो टॉपिक आपको कराया है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेंगे, आपके डेली लाइफ यूजेस के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। तो आपसे आशा करता हूं कि आप हर टॉपिक के नोट्स बनाएंगे। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कृपया करके आप बता दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, है ना। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुमूल्य है और हम आपके हर प्रश्न का जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, आपके लिए चीज और शुरू कर दी हम लोगों ने, लिटरेचर क्लासेस शुरू कर दी है ना। हम एक दिन लिटरेचर क्लासेस लेंगे, एक दिन इंग्लिश ग्रामर की लेंगे, जहां तक पॉसिबल होगा। संभव होता है कोशिश करेंगे कि आपको पूरे साल हम क्लासेस दें। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप सभी हमारे चैनल का नाम जानते हैं, रासमसस इंग्लिश क्लासेस। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो सब बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। लगातार आप बने रहें और रेगुलर वीडियोस देखें। वॉच टाइम पूरा होना चाहिए आपका, जितने मिनट का वीडियो पूरा होना चाहिए। लेकिन आप लोग करते क्या, 2-2, 3-3 मिनट का देखते हैं, बाद में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नोट्स बनाइए, कॉपी लगाइए, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज आपके लॉन्ग टर्म काम आने वाली है। कोई इंग्लिश 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं होती है, परमानेंट। और जितना ज्यादा आप इंग्लिश के अंदर आगे घुसेंगे, आपको एक अथाह सागर मिलेगा। तो इससे लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। लिटरेचर क्लासेस तो आपके लिए हमने इसलिए शुरू की क्योंकि आप 12वीं क्लास के बाद कुछ बच्चे साइंस छोड़कर आर्ट्स के अंदर आते हैं, कुछ बच्चे कॉलेज में जाके आर्ट्स वाले बच्चे ही जो हैं वो आगे लिटरेचर ले लेते हैं, क्योंकि लिटरेचर एक कैरियर डिसाइडिंग सब्जेक्ट है ना। इंग्लिश एक कैरियर डिसाइडिंग है। इसके अंदर हम लोग नाम भी कमा सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं। गंवाने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, पर अंग्रेजी एक ऐसा विषय इसमें कमाया बहुत कुछ जा सकता है। ठीक है, हम आते हैं, मातृभाषा हमारी हिंदी है, बढ़िया, लेकिन अंग्रेजी एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है और हमें इसको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में हमारी हिंदी भाषा पॉपुलर है, हो भी रही है धीरे धीरे। लेकिन विश्व के हर देश के अंदर अंग्रेजी बोली जाती है। जहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं, जहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं पहुंचे अंग्रेजी, वहाँ पे पहुंच गई है। नेचुरल सी बात है। अनजाने अनजाने ये एक वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुकी है, तो हमें इससे ज्यादा समय तक हम दूर रह नहीं पाएंगे। तो थोड़ा प्रयास करेंगे, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये कैरियर डिसाइडिंग सब्जेक्ट है, तो लिटरेचर का थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या कर सकते हैं। और इसमें हमारे प्रिय मित्र प्रताप जी काफी मदद कर रहे हैं हमारी, है ना, क्योंकि दोनों चीज एक साथ तो मैं कर नहीं सकता। तो एक पार्ट वो संभालेंगे और एक पार्ट हम संभालेंगे आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा वर्ब, यानी कि क्रिया। क्रिया क्या है? चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वर्ब। वर्ब जो है एक लैटिन वर्ड है बच्चों। क्या है? एक लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड लगभग वैसे देखा जाए तो हमारे अंग्रेजी के अंदर जो शब्द है या तो लैटिन है या कुछ फ्रेंच है या कुछ इटालियन वर्ड, लगभग कहीं ना कहीं दूसरी भाषा से शब्द लिए गए हैं ये। लेकिन आज हम इनका प्रयोग एक सामान्य रूप में करते हैं। तो वर्ब जो वर्ड है वो लैटिन है, जिसका अर्थ होता है वर्बम। वर्बम का मतलब एक्शन, कार्य, क्रिया। मेरी नजर के अंदर तो एक्चुअल में जो वर्ब की डेफिनेशन ही क्या है, वो एक्शन वर्ड ही है कि a verb and action what is called verb। मेरी नजर में तो केवल इतना ही है। लेकिन अब कई जगह हिंदी में हमने पढ़ा है कि किसी काम का होना या करना पाया जाए। अब होना या करना, है ना,
जब हमने कई जगह देखते हैं कि किसी काम का होना या करना पाया जाए, हम उसको क्या कहते हैं, क्रिया बोलते हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं। तो मेरी नजर के अंदर जो क्रिया है वो मात्र इतना ही है कि कोई भी काम क्रिया, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, सुनना क्या है, क्रिया। आप हंस रहे हैं, हंसना क्या है, आप हंसना क्या है, क्रिया। आपने 2 मिनट देखा, है ना, देखना क्या है, क्रिया। फिर आपने वापस बंद कर दिया, बंद करना क्या है, क्रिया। यानी कि एवरी एक्टिविटी विच यू डू और नॉट, है ना, विच यू आर परफॉर्मिंग और नॉट, वो हर एक्टिविटी जो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो क्रिया है ना, वो क्या है, क्रिया है। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि एक्शन वर्ड जो है वो वर्ब है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अ वर्ड और ग्रुप, अब थोड़ा इसकी लैंग्वेज में जो ग्रामर में जो डेफिनेशन थी वो भी देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा इजी रह जाएगा। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि किसी काम का होना या करना पाया जाए, वही इसका सेंस है। एक शब्द या शब्दों का समूह है ना, जो ये संकेत करे कि कुछ हुआ है या कुछ हो रहा है ना, उस चीज को इंडिकेट करता है ना, या जो पहले से कोई मौजूद है वो वर्ब कहलाता है। सीधा सा सिंपल सा मतलब है टू बी और टू डू समथिंग, या तो कुछ करना है या कुछ होने वाला है। All the action words like eat, drink, play, jump, sit, come, go, etc. are called verbs. मैंने तो आपको कह दिया ना, जो आप करो या नहीं करो, आप मुझे सुन रहे हो, हंस रहे हो, है ना, खाना पीना, हंसना, रोना, दौड़ना, चलना फिरना, टेलीविजन देखना, गाने सुनना, है ना, नाचना कूदना, जो भी आप करते हो, जो भी आप करते हो, जो आप नहीं भी करते हो, है ना, वो सारा क्या है, वर्ब है। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये कैसे ताली मारना भी क्या है, वर्ब है। बोल रहा हूँ, बोलना क्या है, वर्ब। मैं पढ़ाना क्या है, वर्ब, एक्शन, है ना। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि वर्ब क्या है। तो अब थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों कि पार्ट ऑफ स्पीच के बिना लगभग कोई सेंटेंस बनता नहीं है, लेकिन हर सेंटेंस में कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच रहता है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, वर्ब इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपोर्टेंट। क्योंकि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच अपने यूज न करे तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता मेरे प्यारे बच्चों। वर्ब कंपल्सरी है, वर्ब है तो सेंटेंस है, वर्ब नहीं है तो सेंटेंस है ही नहीं, सेंटेंस बनेगा ही नहीं, है ना। हम वर्ब से सेंटेंस बना सकते हैं, एक बिना वर्ब के सेंटेंस अगर आप बनाओ, फ्रेजेस अगर आप यूज करते हो, फ्रेज का तो निकल जाएगा, लेकिन फ्रेज से सेंटेंस या सेंस कंप्लीट नहीं होता है। वो एक प्रकार से हीप ऑफ वर्ड्स बन के रह जाएंगे आपके लिए, और उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो इसके लिए कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो क्या, सेंटेंस की आत्मा है। जिस प्रकार से हमारे अंदर श्वास है, हमारे अंदर सांस है, अगर सांस निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक हार्ड मास बचेगा, एक मिट्टी का पुतला बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमारे अंदर एक पुतले के अंदर कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर हमारे अंदर जब तक सांस है तब तक तो ये शरीर चलता रहेगा, चलते जैसे ये फूंक निकली, ये सांस निकली, निकलते ही ये शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। उसी प्रकार से जो आपका एक सेंटेंस है, सेंटेंस की जो आत्मा है वर्ब है ना। तो वर्ब है, इसके बिना आपका कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो। हाँ, एक बात और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, हिंदी के अंदर वर्ब को शो करने के लिए ना शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। हर वर्ड जो जिसके अंत में ना आता है, जैसे खाना पीना, रोना हंसना, है ना, खेलना कूदना, तो वो लगभग क्या होते हैं, वर्ब होता है, यानी वर्ब के अंत में ना आता है हिंदी के अंदर। अंग्रेजी के अंदर ऐसी कोई वो चीज नहीं है कि यहाँ पर आएगा वहां पर आएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गई होगी जो मैं चीज समझाने की इच्छा रखता हूँ यहाँ पे आपको। तो मैंने अभी बताया कि जो सेंटेंस होता है उसकी जो आत्मा है वो क्या होता है, वर्ब होता है, और बिना वर्ब के सेंटेंस बन नहीं सकता। अगर आप बनाने की कोशिश करें तो फ्रेज होगा, या फ्रेज है तो वो हिप्स ऑफ कह सकते हैं कि वर्ड्स बन जाएगा, पर सेंस तो कुछ उसका होता है, सेंस चीज होती है। दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस आप वर्ब की सहायता से बना सकते हो। मैंने कहा दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस क्या है, मैंने कहा गो। गो क्या है, दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है। द स्मॉलेस्ट सेंटेंस ऑफ द वर्ल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज गो, है ना। ये कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है ये गो, है ना। गो मतलब ना, दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है ये, है ना। उसी प्रकार से दुनिया का सबसे लंबा सेंटेंस जो है, अगर आप बनाना चाहेंगे
तो उसके अंदर क्या है, फ्रेजेस नॉन फाइनाइट वर्ब्स का यूज करते जाइए, बनाते जाइए, कितना मर्जी बना लीजिए आप, टू 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 इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लीजिए, कहीं कुछ प्रयोग कर लीजिए, प्रपोजिशन लंबा खींचते जाइए, फ्रेजेस इस्तेमाल करते जाइए, है ना, वो बना सकते, कितना लंबा मर्जी बन जाएगा। सबसे छोटा जो है वो यही है गो, है ना, सबसे छोटी वर्ब है ये। तो आप समझ गए होंगे कि हम वर्ब की सहायता से क्या कर सकते हैं, एक दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस भी बना सकते हैं और सबसे बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो वर्ब है वो क्या है, सेंटेंस की आत्मा है। अब इसी चीज को थोड़ा सा आपके सुविधा के लिए थोड़ा पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, समझना भी इजी हो जाए थोड़ा, है ना। तो सिंपल भाषा में समझेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको समझने की, है ना। जैसे वर्ब, है ना, verb is the soul of every sentence, or we can say that there may or may not be any other part of speech in a sentence, but there must be a verb। आगे बात समझ, मैंने बोला था वही चीज, मैंने कहा ना जो मैं बोलता हूँ वो लिखता हूँ, है ना, या वो छप जाती है बोर्ड के ऊपर, तो वही चीज होती है। तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस की आत्मा जो है वर्ब है, और पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस का हिस्सा होता है, लेकिन बिना वर्ब के तो शायद, मतलब बिना पार्ट ऑफ स्पीच के हम सेंटेंस बना सकते हैं, कोई ना कोई एक आधा मिस कर सकते हैं, लेकिन बिना वर्ब के हम वो सेंटेंस नहीं बना सकते। इसलिए वर्ब जो है वो मस्ट है, कंपल्सरी है। वी कांट फॉर्म एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब, मैंने आपको बता दिया। इट इज सिंपली अ फ्रेज और हीप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब। अगर आप कोशिश भी करें तो फ्रेज या हीप ऑफ वर्ड्स बन के रह जाएगा। द स्मॉलेस्ट सेंटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज गो, अभी बताया था आपको। इट इज मेड ऑफ सिंगल वर्ड से बन सकता है। एंड द लॉन्गेस्ट सेंटेंस ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो मेड बाय यूजिंग नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वहां नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करके हम दुनिया का जो सबसे लंबा जो सेंटेंस है वो हम बना सकते हैं। चाहे आपका कोई भी टॉपिक अंग्रेजी ग्रामर का रहे, चाहे वो आपका टेंस रहे, चाहे आपका पैसिव्स रहे, चाहे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहे, है ना, कोई भी टॉपिक रहे, लेकिन क्वेश्चन टैग रहे और कोई भी टॉपिक रहे, उसके अंदर वर्ब की जरूरत हमें पड़ेगी। बिना वर्ब के क्वेश्चन टेंस नहीं बनता है ना। तो वैरायटी चैप्टर ऑफ टेंसेस, एक्टिव टेंस, नरेशन, मॉडल्स, है ना, क्वेश्चन टैग, जनरली एनी टॉपिक कोई भी, है ना, लेकिन हमें उस चीज के लिए कह सकते हैं कि वर्ब जो मैंडेटरी है, वांछनीय है ना। तो द रॉन्ग यूज ऑफ वर्ब चेंजेस द होल सेंस ऑफ ए सेंटेंस। अगर आपने किसी क्रिया का गलत इस्तेमाल कर लिया तो गलत इस्तेमाल करने का सीधा सा मतलब है कि आपने वर्ब का जो सही स्थान है उसको, अगर आपने स्थान को गलत कर दिया, मिस कर दिया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो अंग्रेजी सीखने शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। आप हंसी का पात्र बन जाएंगे। यू somebody can make you laughing stock before the class, you can understand me better। अगर हम कोई चीज गलत बोलते हैं तो गलत बोलने का मतलब है कि कहीं पे भी कोई बच्चा हंसेगा। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं अपने के बारे में बोलूँ तो मुझे शायद 8th और 9th तक अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी। अगर मैं कोशिश भी करता था बोलने की तो बच्चे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वही बात है, जैसे हम बोल पढ़ना सीखते हैं तो उसमें अक्सर जोड़े पड़ेंगे, जैसे द, टी, अच, ई, द, ऐसे पढ़ते हैं ना जोड़ के। तो किसी को अगर पढ़ना आता तो वो हंसेगा हम पर, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होती है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो घबराहट होती है, लेकिन अंग्रेजी सीखने के लिए हमें सही प्लेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस जगह करना, वरना हम थोड़ा सा क्या है कि हमारे रिप्लेस चीज हो, बेतुकी सी चीज होती है, मृत चीज हो जाती है, फरी चीज हो जाती है हमारे साथ, तो हमें सही स्थान पर उसका क्या करना है, यूज करना है। तो द रॉन्ग यूज ऑफ वर्ब changes the whole sense of a sentence. The beginner of learning English language often wanna say something, but his wrong use of verb changes the meaning and it sounds funny and humorous। आगे ना मेरी बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप एक एग्जाम्पल देता हूँ जो घटित हुआ है मेरे साथ क्लास के दौरान। अक्सर हर टीचर के साथ होता, मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ। जैसे मान लो मैंने आपको पैसे का टॉपिक करवा दिया, है ना, 10वीं क्लास के बच्चों जैसे लास्ट टाइम करवाया था, 11वीं वाले बच्चे हैं वो मुझसे पढ़ के गए, उनको पता होगा। कॉलेज के बच्चों को भी काफी पढ़ के जाते हैं तो उनको भी पता होगा, है ना। तो क्या हुआ कि करने के बाद मैंने किसी बच्चे को कहा, भाई आप मुझे बताइए, आप पैसिव्स बताइए। मैंने सेंटेंस बताया कि आई मेड ए मिस्टेक। मैंने कहा आई मेड ए मिस्टेक जो है इसका आप क्या कहिए, आप इसका पैसिव्स बना के दिखाइए बच्चों मुझे। मैंने उसको सिंपल सी चीज कही कि आप मुझे इसका क्या बना के दिखाइए, पैसिव। अब बच्चे ने पैसिव बनाने के लिए प्रयास तो बहुत किया, लेकिन शायद उसको पता था कि
अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म को वाज या वर्ड प्लस होगी, थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, वो जानता था। लेकिन इसके अलावा शायद उसकी कुछ दिमाग में नहीं रहा, जैसे कि हम लोग नेचुरल सी बात है कि भूल जाते हैं, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना, भुलक्कड़ हो जाते हैं। तो उसने बच्चे ने क्या कर दिया कि पैसिव और एक्टिव का जो बेसिक फॉर्मूला था उस चीज को तो भूल गया, और उसको इतना पता था कि अगर सेकंड फॉर्म होते वाज और थर्ड फॉर्म करते हैं, वो शायद डोयर और ऑब्जेक्ट को भूल गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज भूल गया। तो उसने क्या कर दिया, आई वॉज मेड बाय अ मिस्टेक, है ना। तो देखिए आई मेड मिस्टेक, मैंने गलती की, आई वॉज मेड बाय मिस्टेक, और सीधा कह दी उस बच्चे ने जो बना उससे क्या निकला कि मैं तो गलती से ही बनाया गया हूँ। तो एक तरह से कहने मतलब इस प्रकार से गलत चीज हो जाती है तो मजाक भी बन जाता है, खतरनाक तरीके से मजाक बन जाता है बच्चों आपका। तो इस प्रकार से गलत जो यूज होता है किसी भी चीज का, वो आपको लाफिंग स्टॉक नस्ता है क्लास के सामने। तो थोड़ा सा हमें इस चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो हम सही यूज अगर नहीं कर पाए तो कम से गलत भी नहीं करें। तो पूरी क्लास इस पर हंसती है तो आगे चल के बच्चा थोड़ा शर्मिंदा होता है, तो शायद मैंने फिर उसका उत्साह बढ़ाया, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलती होती है कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट और है ना वर्ब्स तो आपने बिल्कुल सही चेंज किया, लेकिन आप इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट भूल गए। तो गलती हो जाती है ऐसे, तो इसको ज्यादा वो लंबा चौड़ा और इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप मेरी बात को कंसिडर करेंगे इस चीज में। सब मैं सभी टीचर से भी यही कहूंगा कि क्लास के अंदर जब पढ़ा रहे हो आप लोग तो थोड़ा इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखें कि कोई बच्चा शर्मिंदा ना हो, क्योंकि शर्म एक ऐसी चीज है अगर आपके गले पड़ गए तो बहुत मुसीबत क्रिएट कर सकती है वो। क्योंकि स्टूडेंट को कभी, वैसे तो मेरी नजर में तो क्या शर्म करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप शर्म करोगे, हमसे पूछोगे नहीं, शर्माओगे तब तक, तो थोड़ा सा बेशर्म रहना चाहिए क्लास के अंदर ताकि आप हर चीज पूछ सको। इसके अलावा तो अंडरस्टैंड आपको प्रॉपर यूज करना है इसका। और अंग्रेजी के अंदर तो वैसे हजारों वर्ब्स हैं, है ना, कितनी याद करें। कुछ को जो नॉर्मल यूज होती हैं उनको हम रेगुलर बोल देते हैं, जो नियमित रूप से जो यूज नहीं होते उनको इरेगुलर बोल देते हैं, है ना। तो हम चलिए अब थोड़ा वर्ब्स का अध्ययन करते हैं कि देयर आर थाउजेंड वर्ब्स इन इंग्लिश, आउट ऑफ दैम सम आर कॉल्ड रेगुलर एंड सम ऑफ कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। चलो पहले रेगुलर की परिभाषा देखते हैं। रेगुलर वो मतलब बता दिया आपको, रेगुलर वर्ब जो नियमित रूप से लगातार यूज होते हैं, जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है डी आई डी लगाकर बनती है सिंपली भाषा, वो क्या कहलाते हैं, रेगुलर कहलाते हैं। इरेगुलर जो वर्ब्स होती हैं उसके बाद सेकंड पार्ट इसका आता है इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर का मतलब जो अनियमित रूप से होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना जो है वो रेगुलर वर्ब्स के साथ बच्चों पता क्या है कि सबसे बड़ी विडंबना ये कि वो इरेगुलर है लेकिन हम रेगुलर से ज्यादा उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इरेगुलर वो रही कहाँ, रेगुलर ही तरह यूज करते हैं, इनकी सबसे विडंबना है ना। तो इरेगुलर वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट टू बी अंडरस्टूड। दे आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स बिकॉज their latent sound pattern is not according to the root word or sound, यानी कि जो रूट वर्ड और रूट साउंड जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, इसको इनको रेगुलर बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मैंने आपको बताया ना कि हम इनको रेगुलरली यूज करते हैं, तो ये थोड़ी आयरनी है, विडंबना है हम लिए। चलिए एक बात और आपको बच्चों मैं कह देता हूँ कि अंग्रेजी के अंदर वर्ब सीखने का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं। हाँ कुछ चीजें हम शॉर्टकट बना सकते हैं, वो तो हर चीज में बनाते ही हैं, है ना। जैसे हिंदी के अंदर छंद याद करने के लिए या माता राजवान सलगा बना लिया, या माता यगन, है ना, या माता में मैं का मगन, है ना, तय का तगन। तो कोई ना कोई शॉर्टकट फार्मूला तो आजकल तो वैसे सूत्र बोलते हैं, फार्मूला करके याद कर लेते हैं, लेकिन वर्ब के लिए कोई फार्मूला का नहीं है। तो मैं थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इनको जितना हो, कभी 5 कर लिया, कभी 10 कर लिया, कभी 15 कर लिया। कोशिश करो कि जब तक जहां तक संभव हो 5-5 4-4 वर्ब्स याद करते जाइए। हाँ कुछ जहां तक संभव होगा, मैंने आपके लिए यहाँ बहुत बड़ा प्रयास किया है। मैंने वर्ब्स को सीधा न लिख के मैंने इसको करीब 31-32 कैटेगरी में बांटा। एक प्रयास है कैसे मैंने एक गीत लिखने का प्रयास किया जिससे थोड़ा याद करना ही जाएगा। फार्मूलाज बनाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से इनको बना सकते हैं। मैंने अलग अलग पूरे 31 टाइप बनाए इनके। कोशिश ये प्रयास किया कि आप इनको अलग अलग तरीके से पढ़ें तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए, है ना। तो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से प्रयास करेंगे हम लोग। तो देखते हैं आगे। कहते हैं कि थोड़ा सिंपल वे में देखेंगे, है ना, कि देर इज नो शॉर्टकट टू लर्न दैम एंड देर इज नो नीड टू क्रैम ऑल ऑफ दैम एट अ टाइम। द बेस्ट वे टू कॉम्प्रहेंड दैम इज बाय डेवलपिंग द रीडिंग हैबिट ऑफ लेसन्स एंड स्टोरीज। बिल्कुल, अगर आपको याद करना है तो इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप याद नहीं करें, आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें।
बुक्स रीडिंग जो है इसके अंदर आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी बच्चों, बहुत बड़ी हेल्प करेगी। बुक्स रीडिंग के अंदर क्या नए नए अमेरिकन हार्ट साइंस में वो होती है, तो जहां तक बुक्स रीडिंग करेंगे और करेंगे ना, बुक रीडिंग के अंदर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला आपको इस चीज में। तो पढ़ना तो वैसे भी हर चीज का सोल्यूशन है, पढ़ोगे तो वैसे समस्या समाधान हो ही जाते हैं, है ना। दो यू कैन लर्न एफर्टलेसली विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे समय बढ़ेगा आप सीखेंगे, वही है भी। इसके अंदर तो मेमोराइज करने की आवश्यकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब थोड़ा ये तो हमने नॉर्मली देख लिया कि क्या है वर्ब, क्या है ना, इसका कोई फार्मूला है क्या, और है हमने इसका प्रयास भी करेंगे थोड़ा समझने का, आप अच्छे से और भी प्रयास करेंगे, है ना, थोड़ा सा और प्रयास करके यहाँ पे समझने का इसको। चलिए चलते आगे। अब थोड़ा सा इसके टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ कितने रेगुलर अलग तो बता दिया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा वर्ब्स की टाइप की बात कर लेते हैं। वर्ब्स के हमारे यहाँ जनरली 3 प्रकार यूज किए जाते हैं, है ना, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और एक्सिलरी वर्ब्स। ट्रांसिटिव वो क्रियाएं जिनके अंदर क्या होता है, कर्म होता है। मैं सिंपल से बता देता हूँ कि जैसे मान लो फार्मूला बेसिक पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो जिन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब्स है, और जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता वो क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स है। सीधा सिंपल सा तरीका बता दिया मैंने आपको, इसमें ज्यादा वो लंबा चौड़ा और वो करने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी थोड़ा इसको डिटेल से हम पढ़ने पर एक्सिलरी वर्ब्स सहायक क्रियाएं जो होती हैं, है ना, उसके अंदर वो भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक प्राइमरी होती है और एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेकेंडरी होते हैं। तो उनको भी आगे हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा वो समझने का प्रयास करेंगे उन चीजों को भी। चलिए देखते हैं आगे। तो ट्रांसिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन क्या रहेगी भी, देखो मैंने कहा ना मैं बता सारी चीजें रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा लिखना भी जरूरी है ना, ताकि आप कॉपी वगैरह में अगर हम नोट्स वगैरह तैयार करें तो उसके लिए इजी रहेगा आपके लिए कि जिस क्रिया का प्रभाव पर एक कर्ता पर समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति वस्तु पर पड़ता है। अतः सिंपल भाषा में मैंने बताया ना, जहाँ ऑब्जेक्ट होता है यार वहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब्स होती है। राम राइट लेटर, तो यहाँ पे ए लेटर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट टी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना। तो ये बात तो आपको समझ आ गई। यदि सेंटेंस के वर्ब में क्या, किसे, किसका, मतलब ये चीजें अगर आपको मिल जाए तो उत्तर में आपको संज्ञा सर्वनाम जो आते हैं वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं। सीधी सी बात है, कहने मतलब क्या, किसे, किसको, जैसे वर्ड्स अगर आपको क्वेश्चन उठते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट रूप में जो वर्ड्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, है ना। और जिन सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है वहीं पर हम ट्रांसिटिव उसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो अब इसका यूसेज भी थोड़ा देख लेते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स का यूज होता कहाँ कहाँ है वो भी थोड़ा सा अगर समझ ले तो थोड़ा हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, है ना। कई इसके यूसेज है यहाँ पर, खतरनाक खतरनाक यूसेज है ना। देखिए पहले, सबसे पहले इसका यूसेज अभी ट्रांसिटिव वर्ब्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1, जब एक ही ऑब्जेक्ट वाक्य के अंदर, बिल्कुल सही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही आ जाए, है ना, क्या आ जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही आ जाए, क्योंकि आपको बता दिया ऑब्जेक्ट वाक्य के अंदर 2 प्रकार, एक तो डायरेक्ट होता है और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट। 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे मैंने वाक्य लिखा, राम गिव्स मी अ पेन, है ना, गिव्स मी ए पेन, तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, तो मी है और एक क्या है, अ पेन है। 2 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो जो अ पेन है वो क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी जो है वो आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब वाक्य में केवल एक ही ऑब्जेक्ट हो, इसका मतलब उस वाक्य में जो क्रिया आपकी क्या है, ट्रांजिटिव है ना। जब वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो भी वाक्य के अंदर क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब ही होती है। ध्यान रखना इस चीज का, है ना। कई बार क्या होता है कि जब वाक्य के अंदर कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है ना, तो ये चीज आपको डिटेल से लेते हैं थोड़ा सा। तो जब वाक्य में एक ऑब्जेक्ट, जैसे राम किल्ड ए स्नेक, तो इसमें ऑब्जेक्ट ए स्नेक एक ही है, तो किल्ड जो क्रिया है वो क्या है आपकी, ट्रांसिटिव वर्ब है। जब वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हो, उसमें एक वस्तु के लिए आता है और दूसरा किसके लिए आता है, व्यक्ति के लिए। बिल्कुल से जैसे राम गिव्स अ पेन, तो आप देखिए पेन जो है वस्तु है और मी जो है व्यक्ति है ना। तो एक व्यक्ति के लिए आता है, एक वस्तु के लिए आता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है व्यक्ति के लिए जो आता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु के लिए आता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी सीता गिव्स मी अ पेन, ये सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने राम कर दिया यहाँ पे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, यहाँ पर मी है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पेन है। ये चीज समझ में आ गई होगी को। इसके अलावा देखते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट आ जाए, है ना, जैसे
दे सिलेक्टेड मोहन दे प्रेजेंट। तो मोहन जो ऑब्जेक्ट था, तो मोहन को कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट देने के लिए उन्होंने आगे क्या यूज कर दिया, द प्रेजेंट यूज कर दिया। तो मोहन ऑब्जेक्ट था, ले द प्रेजेंट से कॉम्प्लीमेंट, जो वाक्य में कॉम्प्लीमेंट अगर यूज कर रहा है तो वहां पर भी सीधी सी बात है कि वो वर्ब जो होगी वो ट्रांसटिव होगी। क्या होगी बच्चों, ट्रांसटिव होगी। तो आपको कुछ तरीके बता दें, जब एक ऑब्जेक्ट हो, जब डबल ऑब्जेक्ट हो, और जब ऑब्जेक्ट प्लस क्या कोई कॉम्प्लीमेंट हो, तो वहां पे लगभग ट्रांसटिव वर्ब यूज होती है। इसके अलावा इन्फिनेटिव के अंदर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसटिव वर्ब का ही प्रयोग किया करते हैं, क्योंकि वहां पर भी व्यक्ति के लिए ट्रांसटिव वर्ब आती है। जब वाक्य में जिरंड हो, जिरंड क्रिया का वो रूप जब हम क्रिया को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो वॉकिंग जो मैंने वर्ड यूज किया है, वॉकिंग जो है वो एक्चुअल में वर्ब है, लेकिन वॉक के साथ लग गया, लेकिन हम उसको सब्जेक्ट रूप में, वर्ब तो हम यहाँ पे इज यूज कर रहे हैं ना। तो ये जो क्रिया का वो रूप जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में यूज होता है उसको जिरंड कहा जाता है सिंपल भाषा में। अब टिपिकल लैंग्वेज तो ग्रामर में कोई भी हो, है ना, तो वहां पर भी ट्रांसटिव वर्ब होती है, जैसे आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। रीडिंग यहाँ पर जो है क्या है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग का मतलब पढ़ना होता है ना। आगे जब कोई ऑब्जेक्ट में फ्रेज हो, जब फ्रेजेस आ जाते हैं, तो वहां पर भी जैसे हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो ये क्या है कि डजंट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये जो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, एक से ज्यादा वर्ड हुए, एक से ज्यादा वर्ड होते हैं तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। बिना वर्ब का जो होता है, वर्ब नहीं होती उसके अंदर, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड हो जाते हैं उसके अंदर, तो उसको फ्रेज कहा जाता है। और जब क्लोज हो, तो सी डजंट नो वेयर सी लिव्स। तो इस प्रकार से ये 5-6 तरीके हैं, 7-8 तरीके हैं, इनको बता दिया मैंने आपको कि ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होती है, ट्रांसटिव वर्ब भी वहां पर होती है। अब थोड़ा सा अपने इन ट्रांसटिव वर्ब का अध्ययन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। किसका अध्ययन कर लेते हैं, इन ट्रांसटिव वर्ब्स का। इन ट्रांसटिव वर्ब्स अभी आपको बताया था सिंपल भाषा में, जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां आक्रमक क्रिया होती है। सक्रम, सक्रमक मतलब सक्रम कर्म सहित, अक्रम जिसमें कर्म ही ना हो। तो जिस क्रिया कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसका कार्य केवल सब्जेक्ट के साथ समाप्त हो जाता है, जिसका प्रभाव न व्यक्ति पड़ता है न वस्तु पड़ता है, तो वहां पे अकर्मक क्रिया रहती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। यानी कहने मतलब है कि वर्ब के साथ ही सेंटेंस ऑफ हो जाता है, सेंटेंस खत्म हो जाता है ना, फिनिश हो जाता है, एंड हो जाता है। जैसे राम विप्स, राम रोता है, खत्म कहानी, है ना। उसको अब रोने को कौन ग्रहण करेगा यार, कोई उस इफेक्ट पड़ रहा है जिसमें नहीं पड़ रहा। ही लाफ्स, है ना, ही स्लीप्स, द डॉग बार्क्स, ये जो वीप्स, लाफ्स, स्लीप, है ना, बाक और गो, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है बच्चों। क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो ये आपको प्रयोग बता दिया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा, है ना। अब तीसरा जो पार्ट है इसमें आता है एक्सिलरी वर्ब्स का आता है ना। एक्सिलरी वर्ब्स से आपको बताया था मैंने, 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी और एक मॉडल एक्सिलरी, जिसको मैंने सेकेंडरी भी बोला था, है ना। तो कुछ वर्ब्स मेन वर्ब्स के सेंटेंस में सहायता करते हैं, उनको एक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। इज, एम, आर, वाज, आर, हैज, ये जो एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। और कुछ जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स का मेरी नजर के अंदर सीधा सा काम है कि मन में उठने वाले भाव होते हैं, तो हम उनको मॉडल ना कहेंगे, मूड सीखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 की संख्या में है मॉडल्स। तो ये अगर मैं टोटल की बात करूं तो 11 तो आपके हेल्पिंग हो गए, 13 जो आपकी मॉडल हो गई। टोटल अगर मैं इनको मिलाऊं तो एक 24 आपका क्या बनता है, एक एनामोल्स बनता है, ग्रुप बनता है। तो ये आपकी प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग सिंपल भाषा में कहें तो इसका प्रयोग इसकी मेन वर्ब की जो है उसके हेल्प के लिए यूज होता है ना। तो समझ में आ गया होगा आपके बात। तो प्राइमरी इनमें बी क्रिया ग्रुप में से इजमार, हैज, हैड और डू, ये भी मैंने 11 बता दिया आपको, इनका यूज होता है, ये मदद करती हैं, है ना। इंटेग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बहुत ज्यादा आती हैं। मॉडल एक्सिलरीज के अंदर विधि सूचक साइक्रिया बोला जाता है इनको, है ना। इनका काम करने का ढंग बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये 13 की संख्या में नीचे लिस्ट बनाई हुई है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, सिल, है ना, विल, शैल, वुड, शुड, कुड, यूज टू, और टू, है ना। ये लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिंपली चल रहा हूँ बच्चों आपके लिए। अब मैं आपको कुछ वर्ब्स यूज करने के तरीके भी यहाँ पे बताऊंगा, जिससे थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। इनको गीत बना के याद करें, गीत बना के याद करेंगे ना तो थोड़ा इजी भी याद होगा।
जैसे कट, पुट, हिट, सेट, बैक, लेट, है ना, कास्ट, कोस्ट, रीड, स्प्रेड, शॉर्ट, हॉट। तो थोड़ा सा एक रिदम में गाएं तो थोड़ा इजी आ जाएगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मैंने लिया वही है कि ऐसी क्रिया जो तीनों एक जैसी रहते हैं, जिनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। ये वर्ब्स मैंने आपको ली, है ना, जो आपकी कह सकते हैं एक प्रकार से जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं वो ले ली मैंने आपके लिए, यहाँ सबसे पहले वो लिए। तो है ना, तो इनकी तीनों वर्ब्स सेम ही रहेंगी, कट कट कट, पुट 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 पुट, हिट हिट हिट, सट सट सट, है ना। ये सब एक प्रकार से कहने मतलब है कि एक जैसे रहने वाली है। चलिए, पहला तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सेकंड कि द वर्ब्स हुज सेकंड और थर्ड फॉर्म्स आर सेम एंड डिफरेंट। कई, अब दूसरा टाइप का वो है जहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म जो रहते हैं या तो सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो इसमें मैंने वही वर्ब उठाई जहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म तो अलग रहेगी, लेकिन सेकंड और थर्ड क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे बा, बाय, कैच, टीच, फाइव, सिक, ब्रिंग, थिंग, है ना। इस प्रकार से अगर आप इनको रिदम में गाएंगे तो आपको थोड़ा इजीली याद होगा। तो जैसे अपने याद करें ना, कट, पुट, हिट, सेट, बैटलेट, कास्ट, कोस्ट, रीड, स्प्रेड, शॉर्ट, हॉट, बाय, कैच, टीच, फाइव, सिक, ब्रिंग, थिंग। तो थोड़ा सा एक रिदम बनता है, रिदम बनेगा तो थोड़ा इजीली याद कराओ 15 लाइनें। दूसरी बात, इनके ज्यादा माथा उड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले वो स्टेप लिया जिसके अंदर इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। दूसरे स्टेप में वो लिया जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है ना। तो बाइक अगर आपने याद कर लिया, बाइक का बॉट, है ना, तो सेकंड और थर्ड जो सेम है। कैच का कॉट कॉट, टीच का टॉट टॉट, फाइट का फॉट फॉट, सिक का शॉट शॉट, ब्रिंग का ब्रॉड ब्रॉड, और थिंक का थॉट थॉट। सीख का मतलब खोजना या तलाशना होता है बच्चों, बाकी तो आप सब जानते हैं। ब्रिंग लेने के लाना, है ना, और थिंक का मतलब सोचना। तो ये जनरल नॉलेज है, तो ज्यादा इसमें डीप नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि इतना तो आपको पता होगा। हाँ, कैच और टॉट के कॉट और टॉट में एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ओ नहीं आएगा, यहाँ पे ए आता है। ये भी थोड़ा मिस्टेक बच्चे अक्सर करते हैं। तो बाई का बोट में ओ आ रहा है, लेकिन कैच और इसमें टीच में ओ नहीं आएगा बच्चों, ए आएगा। ये थोड़ा सा माइंड कर लेना इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, है ना। तीसरे पॉइंट में अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर क्या हो, डी हो, तो उसको बनाने के लिए थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में क्या कर देते हैं, डी को हम किस में चेंज कर देंगे, टी में। ये भी एक तरीका है याद करने का ना, बैंड, लैंड, सैंड, स्पैंड, है ना। बाकी तरीका सेम है, इनकी फॉर्म्स तो सेम बनने वाले, तो एक याद कर लो ना। बैंड का मतलब मोड़ना, लैंड का उधार लेना, सैंड का मतलब भेजना, स्पेंड का मतलब बिताना, है ना। तो हो गया, ये आपके समझ में आ गई होगी चीज, क्योंकि मैंने कोशिश इसकी रिदम बिठाने की जिससे कि हमें याद हो जाए, है ना। तो कट, बाय, कैच, टी, स्पेंड, लैंड, स्पेंड, तो इस प्रकार से रिदम बनती है। इनको रेगुलर गाएंगे तो जल्दी याद होगा, क्योंकि सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगी इनकी। तो मैंने उसी सीक्वेंस में लिया ताकि आप इसको गा के समझ सकें। आगे फोर्थ, फोर्थ के अंदर क्या है, इनकी पूरा चेंज होगा भाई, है ना। सेकंड भी चेंज रहेगी, थर्ड भी चेंज रहेगी, है ना। कहीं पे हम इसमें क्या करते हैं कि लगभग हम जो इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट फॉर्म में आई आता है ना, क्या आता है बच्चों, आई। फर्स्ट फॉर्म में जब आई आएगा, हम आई को सेकंड फॉर्म में क्या कर देंगे, ओ में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, ओ में। और थर्ड फॉर्म जो है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा के, एन लगाकर उसको क्या करते हैं, हम उसको थर्ड फॉर्म बना देते हैं। एक सिंपल सा तरीका है कि आई को ओ में चेंज कर दो। आप जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं किसमें, सेकंड फॉर्म में, जब आप वही थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या जोड़ दो, एन जोड़ दो। ये भी एक तरीका है बनाने का। तो इसमें मैंने सिंपली लिया, जैसे राइज, रोज, रीजन, अराइज, एरोज, रीजन, राइड, रोड, रीडन, ड्राइव, ड्रो, ड्रीवन, है ना, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, है ना, वे, वोवन, है ना, वोन। तो इस प्रकार से वो ये सीक्वेंस बिठाएंगे, कट, पुट, हिट, सेट, कैच, टीच, फाइट, बैंड, लैंड, सैंड, राइज, अराइज, राइड, ड्राइव, फ्रीज, वेव। ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये जो वेव और वो वाली है थोड़ी सी इससे मैच नहीं करे, लेकिन तरीका इसका भी ये रहने वाला है कि हम अंत में एन जोड़ देते, तो मैंने इसको यही ले लिया। थोड़ा सा समझ में आपका और आगे कोशिश करते हैं मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों, और प्रयास करता हूँ थोड़ा सा। अब कुछ जैसे, अब क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर जो एक जो वोवल साउंड आती है उसको हम किसमें, ओ में चेंज करके भी कई बार बना लेते हैं। जैसे गैट, गॉट, गॉट, है ना, बिगेट, बिगॉट, बिगॉट,
गेट गॉट गोटन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है। अब अगला ले लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग कि फर्स्ट और थर्ड तो सेम रहती है, और सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, जो वॉल होता है उसको चेंज कर देते हैं दूसरे वॉल के अंदर। वो भी एक तरीका रहता है इसके अंदर बनाने के लिए, जैसे कम खेम कम, बिकेम बिकम बिकेम बिकम, है ना। ये तरीका भी इसमें थोड़ा रहेगा। मैंने जानबूझ के इनको अलग अलग लिखा था कि आपको थोड़ा एक रिदम बनाने में, समझने में थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए मेरे प्यारे लाडलों, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, जो होनहार साथी हैं, जो स्कूल टीचर्स भी हैं, उनके लिए भी एक तरीका है कि थोड़ा रिदम में चले, क्योंकि आज के टाइम संगीत का है यार, हर जगह संगीत गाना चलता है। तो हम अंग्रेजी रिदम में क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं यार, इजीली ले सकते हैं, क्यों नहीं? नाच गा के बताइए ना, नहीं जैसे कास्ट्रीड स्प्रेड बाय कैट टीच, है ना, बेल एंड राइज राइज राइट है। हाँ, तो थोड़ा गाकर चलिए ना, क्योंकि रिदम हर चीज, क्योंकि आजकल तो पता ना रैप सॉन्ग्स होते हैं हर जगह। थोड़े से हनी सिंह वाले देख लो, बोलते बोलते गाने बना दिए यार, पॉपुलर चीजें हैं, तो बनाइए आप इन चीजों को। तो थोड़ा हमें याद करने में भी तो हम इस चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं करें? मॉडर्न चीजें इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए 7वां पॉइंट देखते हैं आगे, बॉन्ड बॉन्ड पॉइंट। तो इसमें क्या करना है बच्चों, अंतिम जो वर्ड है अगर कॉन्सोनेंट है ना, और दोनों लास्ट कॉन्सोनेंट, तो हम उसके अंत में टी जोड़ के भी बना लेते हैं, ये बॉन्ड 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 लो लो डोंट। इस प्रकार से हम इनको बना सकते हैं। मैंने रिदम बिठाने के लिए कोशिश किया सारा, और कुछ मेरा प्रयास यहाँ पे नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं थोड़ा संगीत में बनाना चाहता था आपकी लैंग्वेज लर्निंग, क्योंकि हम रट्टा मार मार के तो बहुत थक गए, तो क्यों ना थोड़ा सा रिदम में चले, तो थोड़ा इजी रहेगा याद करना, है ना। तो अब आगे चलते हैं, जैसे अब इसमें भी क्या है, इसमें भी हम बोल चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एन को हमें डबल ओ में चेंज कर दिया, है ना। जैसे स्टैंड स्टूड स्टूड, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अब 9 पॉइंट देखिए कि अगर मान लो किसी वर्ब के बीच के अंदर डबल वोल आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक वोल को हटाकर और अंत में क्या करते हैं, उसको टिक कर देते हैं। ये भी एक फार्मूला है ये इसको याद करने का, ये कीप खैप खैप, स्लिप स्लैप स्लैप, क्रिप क्रैप खैप, वीप वैप वैप, स्विप स्वैप स्वैप। बिल्कुल रिदम बनेगा। स्टैंड कीप स्लीप क्रीप वीप, है ना। तो थोड़ा सा रिदम बना के गाना गा के चलेंगे कि स्टैंड कीप स्लीप क्रीप वीप। क्योंकि एक चीज आप नोट करेंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, तो आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत है नहीं यहाँ पे वो। और इनके मीनिंग में इसलिए नहीं बोल रहा कि क्योंकि ये तो जनरल है, थोड़ा जो आता है वो बताता हूँ। क्रीप का मतलब रेंगना होता है, और स्वीप का मतलब झाड़ू पोछा वगैरह मारना होता है, उसको स्वीप बोलते साफ करना जो होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, द वर्ब इज डबल हो, किसी क्रिया के बीच में डबल वो क्या हो, डबल। तो हम क्या करते हैं, उस डबल वो का एक ही हटा देते हैं बस, और बाकी वो क्या बन जाती है आपकी सेकंड थर्ड फॉर्म जो सेम रहती है। ये ब्लीड, ब्लीड का खून बहना हुआ रहता है, ब्लीड ब्लैड ब्लैड, लीड लैड लैड, किसी नेतृत्व वगैरह करना, है ना। फीड फैड खाना वगैरह खिलाना, फीड फैट फैट, ब्रेड रोटी वगैरह खिलाना, ब्रीड ब्रेड ब्रेड, है ना। मीट मैट मैट। आप ये सीधे कि मैंने वो ही वर्ड्स पहले जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, तो याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ता हूँ, अगला पॉइंट लेता हूँ इसमें, है ना। इसके अंदर भी थोड़ा सा और इजी रहेगा आपके लिए याद करना कि इसमें क्या करना है कि आपको जो फर्स्ट जो वर्ब है उसका जो वोल आ रहा है उसको हमें चेंज करना है, किसमें, उसको हमें ओ में चेंज करके हम सेकंड फॉर्म बना सकते हैं बच्चों। क्या बना सकते हैं, सेकंड। और अंत में हमें क्या लगाना, उसमें हमें एन लगाना है, यानी कि जो आपका ई ए आए उसको हमें ओ में चेंज कर देना है सेकंड फॉर्म में। और थर्ड फॉर्म में क्या करना है ना, थर्ड फॉर्म में क्या करना है, इसके ओ के साथ क्या लगा देना है, जो भी अंतिम है इसके साथ एल लगा के भी हम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कोई भी अंतिम है ई होगा, ई को उठाकर क्या लगा देंगे हम लोग, ई है तो ठीक है ना, या एन लगा के हम बना सकते हैं। ई नहीं है तो ई लगा देना साथ में। जैसे बियर बोबोन, टियर टियर ठोन, टियर ठो ठोन, वियर वोवन, स्वियर स्व स्वॉन, है ना। टेक टुक टेकन, मिस्टेक मिस्टुक मिस्टेकन, है ना। अंडरटेक अंडरटुक अंडरटेकन, शेक शुक शेकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, स्पिक स्पॉक स्पॉकन, स्टिल स्टॉल स्टॉलन। इनका मतलब सबका बेसिक समझ हो सेम है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तरीका है इसको बनाने का, थोड़ा आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे प्रयास और करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 12 पॉइंट लेते हैं।
12 के अंदर क्या है कि वर्ब के बीच में अगर आई हो तो सेकंड फॉर्म में ए कर देंगे और थर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे, उसको यू में चेंज कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, शिंक सैंक सॉन्ग, श्रिंक श्रैंक शॉन्ग, वो सिकुड़ना जो होता है वो श्रिंक होता है बच्चों, है ना। तो थोड़ा रिदम बनती है, रिदम के साथ चलेंगे तो थोड़ा सा रिदम में हम भी आ जाएंगे, है ना। आगे किसी वर्ब के अंत में ओ डब्ल्यू हो या ए डब्ल्यू हो तो उसको हम क्या करते हैं, ओ और ए में, ओ को ई में चेंज कर देंगे और अंत में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ये भी एक तरीका है क्या बनाने का, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का। जो अब तक मैं बता रहा हूँ सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, तो फर्स्ट ही आपको पढ़नी पड़ेगी, तरीका याद हो जाए तो और भी अच्छा है। थोड़ा याद करने दिक्कत, ब्लो ब्लू ब्लॉन, ब्लो मतलब बहना, नो न्यू नॉन, है ना। नो गलत जाना, के पहले, के बाद अगर एन हो, जी के बाद एन हो तो के साइलेंट रहता है, वो आगे साइलेंट की क्लास है तो बताएंगे आपको। फ्लाई फ्लू फ्लॉन, फ्लाई का उड़ना, ग्रो ग्रू ग्रोन उगना, है ना। थ्रो थ्रू थ्रोन फेंकना होता है कोई चीज को, है ना। ड्रो ड्रू ड्रोन किसी चीज को उत्कीर्ण करना, बनाना, जैसे पेंटिंग में जो ड्रॉ करते हैं। विड्रॉ विड्रू विड्रॉन किसी चीज को स्थगित करना, मैच हो रहा जो विड्रॉ हो गया और हो गया, उन्होंने अपने शब्द वापस विड्रॉ कर लिए, है ना। किसी वापस लेना जो विड्रॉ होता है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं सिंपली वे में। अब इनकी क्या है कि वही तरीका है कि आई को हम ए में चेंज कर देंगे और थर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे, यू में चेंज कर देंगे। तो आई को सेकंड फॉर्म में ए में और थर्ड फॉर्म में यू में चेंज कर देंगे, है ना। कुछ देखते हैं क्या चलता है, जैसे रिंग रैंग रंग, स्विम स्वैम स्वाम, स्पिन स्पान स्पान, सिंग सैंग सॉन्ग, स्प्रिंग स्प्रैंग स्प्रंग, है ना। ये एक तरीका है इसको बनाने का मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं 15वां। यदि वर्ब के अंत में आई एन डी हो तो आई को हटाकर उसके स्थान पर क्या कर देंगे, ओ यू करके भी हम बना सकते हैं। ये बाइंड बाउंड बाउंड, ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, है ना। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं बच्चों। थोड़ा प्रयास किया है आप लोगों के लिए, सफल रहा तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद बोलना, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे ना, कोई चीज को छोड़ा तो नहीं जा सकता। अगला दे दें, ई को ओ में बदल के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। जैसे टेल टॉल टॉल, सेल सॉल सॉल, इस प्रकार से, है ना। 17वां पॉइंट देखेंगे तो स्टिक स्टक स्टक, स्टाइक स्टक स्टक, इसमें भी हमने क्या किया, एक वॉल चेंज किया, आई को हमने किसमें चेंज किया, यू में चेंज किया और कुछ नहीं किया। आई को किसने चेंज किया, यू में। अगला में देखते हैं 18 में भी यही है, 18 में सेकंड थर्ड सेम रहेगी। ये स्विंग स्वंग स्वंग, रिंग रंग वंग, है ना। रिंग रंग रंग, स्टिंग स्टंग स्टंग, है ना। क्लिंग क्लॉन्ग क्लॉन्ग, फ्लिंग फ्लॉन्ग फ्लॉन्ग, स्टिंग स्टंग स्टंग। तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम। ये चीज मैंने कंसेप्ट रखा है इसके अंदर आपको याद करवाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मैं प्रयास कर रहा हूँ वहाँ पे। तो स्विंग का मतलब झूलना होता है ना। रिंग का मतलब हाथ वगैरह मलना होता है, स्ट्रिंग का मतलब डोर वगैरह खींचना होता है ना। क्लिंग का मतलब उछलना मतलब होता है, फ्लिंग का मतलब उड़ना होता है, उड़ तेज गति से जाना छलांग वगैरह मारते हुए, और स्टंग का मतलब कोई डंक वगैरह मारना जो होता है। 19 देखते हैं, यदि किसी वर्ब, थोड़ा बहुत हो सकता है मैं कोई उल्टा सा बोल दूं क्योंकि मैं फ्लो में चल रहा हूँ। यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सेंट प्लस वाई हो तो वाई को उठाकर आईडी बना देंगे, बिल्कुल। अगर किसी भी मान लो क्रिया है, क्रिया के अंत में वाई है, वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को गायब करो, इसकी जगह पे क्या लगाना है, आईडी लगाना है बच्चों। क्या लगाना है, आईडी। तो क्राइड क्राइड क्राइड, ट्राइड ट्राइड ट्राइड, ड्राइड ड्राइड ड्राइड, है ना। कैरिड कैरिड कैरिड, इस प्रकार से आप ये बना सकते हैं। ट्राई करो, कोशिश करना, ट्राई करना रोना या सीखना, ट्राई करना सुखाना। अब मान लो ये चीज तो हो गई, आपको समझ में आ गई, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अगर परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन क्या होगा, अगर मान लो जो आपकी वाई है अंत में, वाई से पहले कॉन्सेंट होगा तो वाई को उठा देंगे। अगर इससे पहले क्या हो, वोवल हो, है ना, वोवल होगा तो वाई हटेगा नहीं, वाई नहीं हटेगा बच्चों। वाई के साथ हम क्या लगा के बनाएंगे, ईडी लगा देंगे, है ना। तो इंजॉय इंजॉयड इंजॉयड, प्ले प्लेड प्लेड, डाइव डाइव डाइव, है ना। इस प्रकार से 21वां सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो आपका जो अंतिम जो शब्द है क्रिया का, वो उससे पहले अगर वोवल हो, है ना, अंतिम शब्द से पहले
है ना, लास्ट जो वर्ड है उससे पहले क्या हो, वो लो, है ना। तो अंतिम शब्द को हम क्या कर देंगे, जो कॉन्सेंट होता है, क्या होता है कॉन्सेंट, उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल। डबल करके और ईडी लगाएंगे, डबल करके क्या लगा देंगे उसके साथ, ईडी लगा देंगे। ये देखते क्या बनाने का, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बैक बैक बैक, स्लैप। आप सब में देख रहे होंगे इनके अंतिम अक्षर से पहले क्या है, वॉल साउंड है। तो वॉल साउंड अगर अंतिम अक्षर कॉन्सेंट उससे पहले वॉल साउंड दे रहे क्योंकि, तो उसको हम ईडी लगाते समय अंतिम अक्षर को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, है ना। बैक का मतलब माफी मांगना, याचना करना, सॉरी, और स्लैप का चांटा लगाना, है ना, बैन को किसी चीज को प्रतिबंधित करना। आगे देखते हैं, आगे है ना, लाई लाइड लाई, टाई टाई टाई, डाई डाइड। लेकिन एक बात है ना, वाइल मेकिंग द कॉन्ट, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इस चीज को थोड़ा सिंपली ध्यान रखेंगे कि वाइल मेकिंग द कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ लाई डाइड टाई, है ना, आई ई को हम किस में चेंज करते हैं, वाई में, है ना, और देन आई एन जी इज यूज, आई डी, आई एन जी नहीं, आई डी इज यूज होगा। तो वाई में हम इसको चेंज, आई को वाई में चेंज कर देते हैं बच्चों, ध्यान रखना। कई जगह ऐसा आई एन जी लगाते हैं ना, जब यानी जब हम आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे, इनका क्या यूज करेंगे बच्चों, आई एन जी फॉर्म अगर अपने यूज करें ना इनका, कौन सी फॉर्म, आई एन जी फॉर्म। तो आई एन जी में अब यहाँ पे तो आई डी लगा रहे हैं, लेकिन आई एन जी जब लगाएंगे तो आई डी को हम किससे चेंज कर देंगे, वाई में, है ना। इस बात का थोड़ा सा आप पर्सनली ध्यान रख लेना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुल मिला 31 पॉइंट बनाए थे, थोड़ा सा मैंने प्रयास किया था थोड़ा इजी वे में करने का इसको। 23वां पॉइंट देखिए, इसके अंदर भी यही है कि अगर मान लो बीच में क्या डबल वो आ जाता है तो एक को हटाकर अंत में क्या कर देंगे, टी कर देंगे। मैं थोड़ा वो थोड़ी अलग प्रकार के लिए यहाँ पे, कि वहाँ पे तो हमने सिर्फ फील वो थोड़ा अलग टाइप के लिए थी, यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप के लिए फील फेल्ट फेल डील डेल डेल्ट नील नेल्ट नेल्ट, है ना, स्पेल स्पेल स्पेल। मैंने ग्रुप भी तो बनाया ना जिससे साउंड बने, फील डील नील स्पेल, है ना, थोड़ा एक ग्रुप बनाया था ऐसा। अगले में देखते हैं 24 में। 24 में ये जो सेट है ये कंप्लीट चेंज होता है बच्चों, ये गो वेंट गोन डू डी डन अंडर वंडर वेंट अंडर गोन, इस प्रकार से कंप्लीट चेंज वाला ग्रुप है। इसके अंदर बहुत वर्ब्स आते हैं, कितने याद करोगे। तो मैंने तो एक ग्रुप बना के दिया, तो ग्रुप बना के आप याद करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। अगला 25वां देखते हैं। इसके अंदर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। तो सिट सेट सेट, आई को ए में चेंज करके बनाया, कुछ नहीं किया इसमें। स्पीड स्पैट स्पैट, है ना। अब ये जो अभी 24वां ग्रुप था, 24वां के साथ 26वां भी आप चाहें तो मैच कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ग्रुप चेंज जानबूझ के किया था कि आपको याद करने में और एक जैसी साउंड में थोड़ी दिक्कत नहीं आए। इट एट इटन राइट डॉट रिटर्न बीट बैट बिटन, है ना, वही गो वेंट कॉन डू डी डन, वो अलग साउंड थी, ये अलग साउंड है, तो इससे थोड़ा ग्रुप अलग किया। अगला है वेन वॉन वॉन शाइन शॉन शॉन, इसमें भी हमने क्या किया, आई को ओ में चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। किसमें चेंज किया, आई को ओ में, आई को ओ में चेंज करके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। 28वां से सेड सेड ले लेड लेड। अब ये वाई का आप समझ में आ गया होगा, वाई का चक्कर। तो ये थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा आपको कि कई जगह पे आईडी में चेंज होता है, कई जगह एआईडी में चेंज होता है, थोड़ा इसका अब आईडी में चेंज होता है, कहीं पे आईडी में, कहीं पे केवल आईडी में चेंज हो रहा है। तो ये वाई का थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे हम लोग। इसके बाद होल्ड हेल्ड हेल्ड, विद होल्ड विद हेल्ड विद हेल्ड। इसके अलावा बेसिक जो आपकी फॉर्म है, प्राइमरी वर्ब्स जो है, एक्चुअली वर्ब्स उनके लेते हैं बी को मिजमार बोलते हैं, सेकंड वाज और थर्ड फॉर्म बीन होती है ना। इसके अलावा वो भी जो आपके ग्रुप बनाया था ना, अभी आपको कहा था जो कंप्लीट चेंज हुआ 24वां और जो 26वां था, उसके साथ की वर्ब्स हैं ये। तो डू डी डन हैव हैड हर्ड गिव गेव गिवन चूज सॉ सुजन, है ना, डिग डग डग, है ना। तो फॉल फैल फॉलन, हैंग हंग हंग, हैंग हैंग्ड हैंग। तो बच्चों ये हैंग वाला भी थोड़ा सा ध्यान कर लेना। अगर हंग है तो ये ड्राई किसी चीज को तनी वगैरह पे सुखाना, हैंग का हैंग हो गया तो मतलब किसी को उस समय तक लटकाए रखो, है ना। जैसे भाषा आतंकवादी को लटकाती है जब तक वो मर नहीं जाते। अभी ये निर्भया आतंकवादी थे, कम थोड़े थे वो यार, हमारी बेटियों के साथ गलत व्यवहार करने वाले थे वो लोग, है ना। तो वो हमारी बेटियों से कहेंगे उनको कैसे कपड़े पहने, कैसे क्या करना है, तो उनको जो फांसी लगाते हो तो ना, हैंग टिल डेथ जो वर्ड बोला जाता है वो यही है। चलिए मेरे प्यार बच्चों आगे बढ़ते हैं।
तो ये यूसेज आपको शायद मैंने प्रयास किया है ग्रुप बनाने का, तो शायद समझ में आया होगा आपको, है ना। इसके बाद हियर, इसमें थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना में कि हियर में ईडी नहीं होगा, केवल डी लगेगा। लिव लेफ्ट लेफ्ट, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, मेन मेंट मेंट, रन रन रन, लाई ले लेन, है ना, लाइड लाइड, है ना, लाई लाई लाइड, है ना, ले ले लेड। तो ये कंप्लीट पेज है, थोड़ा इसके अंदर ये भी थोड़ा ध्यान कर लेना आपको। अब थोड़ा सा और प्रयास करूंगा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या है इनको समझाने का, तो आप मेरे साथ बने रहें लगातार, क्योंकि वीडियो पूरा देखें आप लोग। तो फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म, वी नो दैट वट एवर वी डू और वट एवर हैपन नेक्स्ट, जो स्वरूप होता है, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब के, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इट इज कॉल्ड एक्शन। एक्शन मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वी यूज द फर्स्ट फॉर्म वर्ब व्हेन वी डू समथिंग एज रूटीन, यानी जो रेगुलर काम होते हैं, है ना, यानी कि कह सकते हैं कि ऑलवेज, यूजली, डेली, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, रेयरली, ये जो यूज होते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक तरह से, तो वहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म यूज होती है, उसको फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं। सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग, वो पास्ट ऐसे जो कि यानी कि जो हम वर्तमान में ऑलवेज हमेशा नहीं करते, है ना। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट फॉर्म टू अंडरस्टैंड द सेकंड फॉर्म, चाइल्ड से बच्चों का खेल हो जाता है। एट फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज एन एवरीडे होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म के अंदर कहता है जो पीछे बीत गया, कुछ समय पहले हो गया, वो बीता वक्त सेकंड फॉर्म होती है ना। इसके बाद आती है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी इज ग्रामेटिकल फॉर्म, इट इटसेल्फ डजंट हैव एनी स्पेशल मीनिंग। आईएनजी जो शब्द है इसका कोई मीनिंग तो नहीं है, क्योंकि अक्सर हम इसको जिरंड भी बना लेते हैं, कई बार हम इसको आईएनजी फॉर्म बोल देते हैं, है ना। क्योंकि कई लोगों को मैंने सुना है कि यार 5 वर्ब्स होती हैं, पहली प्रेजेंट, दूसरी पास्ट, तीसरी पास्ट पार्टिसिपल, है ना, चौथी आईएनजी फॉर्म, पांचवी इन्फिनेटिव। यार पता नहीं क्या क्या बना देते हैं लोग, समझ से बाहर हो जाता है। किताब ग्रामर की किताबों में लिखा हुआ है यार, तो मैं इस चीज को थोड़ा अधूरा ज्ञान मानता हूँ। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, और ग्रामर के अंदर ये बात बोली गई है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आईएनजी इज अ ग्रामेटिकल, ये लिटरेचर में बोला गया। लिटरेचर का मतलब ये होता है कि या तो पूरा पढ़ो, आधा पढ़ो तो अधूरा ज्ञान खतरनाक ही रहता है। आईएनजी इज ग्रामेटिकल फॉर्म, इट इटसेल्फ डजंट हैव एनी स्पेशल, मैंने कहा ऐसा मीनिंग नहीं होता। इट चेंज अ वर्ब फॉर्म फॉर डिफरेंट सिचुएशन, ये वर्ब को अलग अलग सिचुएशन करता है। कहीं पर तो ये जिरंड बन जाती है, कहीं पर ये कंटिन्यूटी दिखाती है, कहीं पे कुछ बन जाती है। तो मैंने यहाँ कुछ लिखने का प्रयास किया। कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर ये इजेमर प्लस आईएनजी हो जाएगी, है ना, जो आपकी बेसिक फॉर्म है ना। प्राइमरी जो आपकी एक्सिलरी है ना। दूसरे में एडजेक्टिव रूप में यूज हो रही है, एंड इंटरेस्टिंग बुक, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है इसको। एंड लग गया तो नाउन एडजेक्टिव है ना। ही इज रनिंग, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रही है ना। सी अफेयर्ड ऑफ गोइंग आउट, यहाँ पे क्या है, ये जिरेंड के रूप में यूज हो रही है, तो नाउन फॉर्म के रूप में है ये भी। तो इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं बच्चों। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड फॉर्म। कौन सा थे लड़ लो? थर्ड फॉर्म। इफ यू हैव अंडरस्टूड आईएनजी वेल, देन टू अंडरस्टैंड द थर्ड फॉर्म इज लाइक कप ऑफ टी, चाय का कप पीने के समान है बच्चों। एज आईएनजी शो द कंटिन्यू ऑफ एक्शन, थर्ड फॉर्म कंप्लीशन एक्शन। आईएनजी फॉर्म जो है वो कंटिन्यूटी दिखाती है, फर्स्ट फॉर्म जो है वो कार्य की शुरुआत दिखाती है, सेकंड फॉर्म कार्य की समाप्ति दिखाती है, भूतकाल में काम खत्म हो गया। आईएनजी कंटिन्यूटी दिखाती है, और थर्ड फॉर्म जो है वो कार्य का कंप्लीशन, यानी कि कार्य अंत, खत्म, फिनिश, इस चीज को शो करती है। कौन सी वर्ब की? थर्ड फॉर्म, है ना। तो बच्चों मैंने पूरा भरपूर प्रयास किया आपको वर्ब का चैप्टर समझाने में, अच्छा सा प्रयास किया है ना। आपको फिर बता देता हूँ कि मेरी नजर में वर्ब जो है एन एक्शन वर्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब, कोई भी इसको क्रिया कहना, होना करना पड़े, मैं तो प्रत्येक काम जो आप करते हो क्रिया है ना। लेकिन आप इसे नोट कर ले, क्रिया यहाँ समाप्त नहीं होती है। क्रिया के आगे हम इसका कई रूप है, लेकिन एक रूप अबे इसका और करना पड़ेगा, उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। नॉन फाइनेट वर्ब्स का 5-7 मिनट का वीडियो होगा, अलग से होगा वो थोड़ा सा, उनको हम नॉन फाइनेट बोलते हैं। फाइनेट अभी जो कर रहे थे क्रिया रूप, ये फाइनेट वर्ब्स कहलाते हैं। अब इससे नॉन फाइनेट भी हमें करनी पड़ेगी थोड़ा सा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। एक बार फिर कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ बने रहिए, लंबे समय तक बने रहिए। आपको हर चीज को मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को आपके डाउट्स दूर करूं। कोरोना काल है तो थोड़ा सा बने रहेंगे,
इसके अलावा अभी बोर्ड एग्जाम की तारीखें घोषित हो गई हैं, तो आपको मैं सूचना देना चाहूँगा। प्लस इस समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा अगर किसी भाई को आपको मैथ्स के या एसएसटी के अगर पढ़ना हो ऑनलाइन, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। मेरे जो साथी लोग हैं, भाई लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनके मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। जैसे सामाजिक है, हमारे राजेश जी कौन सर पढ़ा रहे हैं, है ना। गणित है, वो हमारे कैलाश जी सर हैं, उनके वीडियोज हैं। इसके अलावा एक दो और भी अच्छे विद्यार्थी जैसे हमारे मित्र हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हम उनके वीडियोज भी आपको शेयर कर दें, तो आपको एग्जाम जो 28 तारीख को होने वाला है उसमें काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।